आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय आजादी। बिल्कुल, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आजादी का जो रास्ता है ना, वो ज्यादा पैसे कमाने से नहीं निकलता। सही कहा, बल्कि वो एक बहुत ही छोटे से शब्द ना से होकर गुजरता है। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास पर्सनल फाइनेंस की दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन स्रोतों का खजाना है, जिनमें कुछ बहुत ही मशहूर किताबें शामिल हैं। हाँ, जैसे कि योर मनी और योर लाइफ, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, द सिंपल पाथ टू वेल्थ और द टोटल मनी मेकओवर। इन सब में बहुत गहरे निष्कर्ष छुपे हैं। एकदम। और हमारा मिशन बस ये समझना है कि क्या असली दौलत सच में सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबरों में होती है, या फिर उस मानसिक शांति में जो हमें सही वक्त पर ना कहने से मिलती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक ऐसे परिदृश्य से करते हैं जो अक्सर लोगों के साथ होता है। बताइए, क्या है वो परिदृश्य? मान लीजिए शुक्रवार की शाम है, कोई इंसान पूरे हफ्ते दफ्तर में खटने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, वीकेंड पे अक्सर ऐसा ही हाल होता है ना? मन सिर्फ घर जाकर सोफे पर गिरने और आराम करने का है, और इस हफ्ते बजट भी थोड़ा तंग है। हजारों चीजें चल रही होती हैं दिमाग में। तभी दोस्तों के ग्रुप पर मैसेज आता है कि आज शहर के सबसे महंगे लाउंज में पार्टी है। और यहाँ से शुरू होता है असली संघर्ष। बिल्कुल। अब उस इंसान का ना तो बाहर जाने का मन है और ना ही जेब इस बात की गवाही दे रही है, लेकिन पीयर प्रेशर, दोस्तों का वो जो दबाव होता है वो हावी हो जाता है। एकदम सही। कोई ना नहीं कह पाता, पार्टी होती है और हजारों रुपए का बिल कटता है। और फिर अगली सुबह जो होता है, हाँ, अगली सुबह जब आंख खुलती है तो हैंगओवर से ज्यादा भारी वो पछतावा होता है। वो भारीपन बहुत स्वाभाविक है। उस पल गहराई से एहसास होता है कि वो एक छोटा सा, हाँ, सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं ले गया, बल्कि कहीं न कहीं आजादी का एक छोटा सा टुकड़ा भी छीन ले गया है। एग्जैक्टली। तो जब हम उस शुक्रवार की रात वाले खर्च को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है कि जब हम इस तरह बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो वास्तव में हम खो क्या रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर योर मनी और योर लाइफ किताब का नजरिया काम आता है। हाँ, विक्की रॉबिन्स इसका जो जवाब देती हैं वो तो पैसे को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। वो पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं मानती, राइट? एकदम सही। उनका सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है। तो फिर क्या है? पैसा असल में हमारी लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा है। लाइफ एनर्जी? सुनने में ये विचार थोड़ा दार्शनिक लग रहा है। लगता है, लेकिन इसका बहुत गहरा व्यवहारिक पहलू भी है। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इसका गणितीय रूप क्या होगा? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी इंसान पैसा कैसे कमाता है? जाहिर है वो अपना समय, अपनी दिमागी या शारीरिक ऊर्जा काम में लगाता है। बिल्कुल, वो अपनी कला या समय किसी कंपनी को देता है और उसके बदले में उसे वेतन मिलता है। सही बात है। अब मानव जीवन में समय तो सीमित है ना? हाँ, हमारे पास जीने के लिए गिने चुने घंटे हैं। हाँ, समय तो वापस नहीं आता। तो जब कोई इंसान बाजार जाकर कोई वस्तु खरीदता है तो वो उसे असल में रुपयों से नहीं खरीद रहा होता। अच्छा, तो फिर किससे खरीदता है? वो उस वस्तु को अपनी जिंदगी के उन घंटों से खरीद रहा होता है जो उसने उन रुपयों को कमाने में खर्च किए थे। ओह वाह! अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण में ढालूं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की महीने की सैलरी 45,000 रुपए है। ठीक है। यानी एक दिन का लगभग 1,500। हाँ। अगर वो व्यक्ति 15,000 रुपए का कोई नया स्मार्टफोन लेता है, हाँ। तो ऊपरी तौर पर लगता है कि उसने सिर्फ 15,000 दिए। हाँ। लेकिन इस लाइफ एनर्जी के चश्मे से देखें तो उसने अपने जीवन के 10 पूरे दिन उस फोन को दे दिए। हम गहराई में जाएं तो उन 10 दिनों में वो समय भी जोड़ना पड़ेगा जो रोज ट्रैफिक में ऑफिस आने जाने में लगता है। बाप रे, वो तो अलग ही स्ट्रेस है। और वो मानसिक तनाव भी जोड़ना पड़ेगा जो काम के दबाव से आता है। और टैक्स भी, जो सरकार पहले ही काट लेती है। एग्जैक्टली। ये सब मिलाकर 15,000 कमाने में शायद जीवन के 15 या 20 दिन लग जाते हैं। ये तो बहुत डरावना गणित है। लेकिन जब लोग इस बात को समझ लेते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, खरीदारी को लेकर। हाँ, तब खरीदारी के वक्त सवाल ये नहीं होता कि क्या इस चीज के लिए पैसे हैं। तो सवाल क्या बन जाता है? सवाल ये बन जाता है कि क्या ये नया फोन जिंदगी के 20 कीमती दिनों के लायक है। मुझे ना यहाँ एक बैटरी वाली एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, कैसी एनालॉजी? मान लेते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो मोबाइल फोन की बैटरी नहीं बल्कि हमारी खुद की जीवन बैटरी है। बहुत दिलचस्प है, आगे बताइए। इंसान दिन रात काम करता है, तनाव झेलता है, अपनी ऊर्जा निचोड़ता है, तब जाकर वो बैटरी शायद 10% चार्ज होती है। बिल्कुल, बहुत मेहनत से। अब सवाल ये है
कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए या वीकेंड में कुछ घंटे दोस्तों के सामने कूल लगने के लिए। उस बैटरी का 10% हिस्सा एक ही रात में ड्रेन कर देना चाहिए। हाँ, क्या ये कोई तार्किक फैसला है? बहुत ही प्रभावशाली एनालॉजी है ये। और विडंबना देखिए, क्या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी इस जीवन बैटरी को उन चीजों पर लगातार ड्रेन कर रहा है जिनसे उन्हें कोई वास्तविक खुशी मिलती ही नहीं। और यहीं पे ना मानव व्यवहार की एक अजीब सी पहेली सामने आती है। कौन सी पहेली? अगर पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है जिसे हमने इतनी मेहनत से कमाया है, तो लोग इसे इतनी बेपरवाही से क्यों लुटाते हैं? इसका जवाब समाज की उस बनावटी संरचना में है, जिसके बारे में द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बात करती है। एग्जैक्टली। ये किताब रिच दिखने और वेल्दी होने के बीच के उस भ्रम को बहुत शानदार तरीके से तोड़ती है, जिसमें आज की पूरी पीढ़ी फंसी हुई है। लेकिन अक्सर तो हम रिच और वेल्दी को एक ही मानते हैं ना? यही तो सबसे बड़ी गलती है। तो इसमें असल अंतर क्या है? जिसके पास बहुत पैसा है वो रिच है और वही वेल्दी है, ऐसा नहीं है। इस किताब के शोधकर्ताओं ने जब सालों तक असली करोड़पतियों का डेटा इकट्ठा किया, तो जो सच्चाई सामने आई, उसने फाइनेंस की दुनिया को हिला दिया। बिल्कुल। समाज में धारणा है कि करोड़पति वो होता है जो लाखों की स्पोर्ट्स कार चलाता है और महंगे डिजाइनर कपड़े पहनता है, शानदार महलों में रहता है। लेकिन डेटा ने दिखाया कि ये लोग अक्सर करोड़पति होते ही नहीं है। क्या सच में? हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन खर्च भी उतना ही ज्यादा है। तो फिर असली करोड़पति कौन है? असली करोड़पति वो निकले जो बिल्कुल आम लोगों की तरह साधारण मोहल्लों में रहते हैं, जिन्हें किताब ने द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यानी पड़ोस वाला करोड़पति कहा है। बहुत एकदम सही। मतलब जो व्यक्ति सड़क पर सबसे चमकदार गाड़ी में जा रहा है और जो हमें बहुत सफल लग रहा है, वो असल में शायद सफल है ही नहीं। तो क्या वो कर्ज में डूबा होता है? बहुत संभव है कि उसकी नेटवर्थ शून्य हो या वो भारी कर्ज में हो। ओह, जो व्यक्ति बहुत रिच दिख रहा है, उसकी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ उस दिखावे के रखरखाव में जा रही है। ये तो एक तरह की अदृश्य प्रतियोगिता हो गई। बिल्कुल। सफल दिखने के लिए गाड़ी का अमुक ब्रांड होना चाहिए, घर का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, और लोग उन चीजों को खरीदते हैं जिन्हें वे अफोर्ड नहीं कर सकते, उस पैसे से जो उनके पास है ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे शायद पसंद भी नहीं करते। यही इस दिखावे का सबसे कड़वा सच है। पर मुझे यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। हाँ, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि दिखावा बुरा है, लेकिन क्या आज की दुनिया में, खासकर कॉर्पोरेट या बिजनेस वर्ल्ड में, आप सिग्नलिंग की बात कर रही हैं? हाँ, सिग्नलिंग यानी अपनी सफलता का प्रदर्शन करना, क्या वो जरूरी नहीं है? देखिए, ये एक मजबूत तर्क है। क्योंकि अगर कोई इंसान क्लाइंट मीटिंग में साधारण सी पुरानी गाड़ी में जाए, तो शायद उसे वो बिजनेस डील ही ना मिले। ये बात कुछ खास पेशों में आंशिक रूप से सच हो सकती है। दुनिया तो बाहरी आवरण देखकर ही सम्मान देती है ना? देती है, लेकिन हमें उस सिग्नलिंग की भारी कीमत भी समझनी होगी। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति बाहरी आवरण को अपनी सफलता का पैमाना बना लेता है, तो वो एक ऐसी रेस में दौड़ना शुरू कर देता है जिसका कोई अंत नहीं है। एग्जैक्टली, जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर चीज ले आएगा। बिल्कुल। अगर आज किसी ने समाज को इम्प्रेस करने के लिए 25 लाख की गाड़ी ली है, तो 2 साल बाद कोई और 50 लाख की गाड़ी ले आएगा, और तब पहले वाले का आवरण फीका पड़ जाएगा। तो रिच दिखना एक अंतहीन प्रदर्शन है, और इसके उलट वेल्दी होना पूरी तरह से अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं है। हाँ, वेल्थ वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है, वो पैसा जो निवेश किया गया है, जो आपको आजादी देता है। और सोशल मीडिया ने तो इस अंतहीन प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम किया है, बहुत बुरी तरह से। जहां पहले हम सिर्फ अपने पड़ोसियों को देखते थे, अब इंटरनेट पर पूरी दुनिया की फिल्टर लगी हुई लग्जरी लाइफ हमारे सामने है। हर कोई किसी न किसी शानदार वेकेशन पर है। ऐसे में उस जीवन शैली को ना कहना एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष बन जाता है। इंसान को डर सताने लगता है कि अगर वो इसमें शामिल नहीं हुआ तो वो पीछे रह जाएगा, फोमो हो जाता है। और इसी डर, इसी पीछे छूट जाने के खौफ का फायदा उठाता है हमारा आधुनिक फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे? जब इंसान के पास दिखावा करने के लिए नकद पैसा नहीं होता, तो सिस्टम उसे एक ऐसा रास्ता देता है जो दिखने में बहुत आसान लगता है। आप कर्ज की बात कर रहे हैं? हाँ, कर्ज। डेव रैमजी की किताब द टोटल मनी मेकओवर इसी बात पर गहराई से चर्चा करती है कि कैसे कर्ज ने लोगों को एक नए तरह के जाल में जकड़ लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? जब हम कर्ज या ईएमआई की बात करते हैं, तो आज का पूरा बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस गुरु इसे स्मार्ट मनी मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ, ऐसा प्रचारित तो किया जाता है। बाय नाउ पे लेटर को तो समझदारी बताया जाता है। लेकिन क्या वो सच में समझदारी है? वही तो।
अगर कोई कंपनी किसी को 0% ब्याज यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर नया आईफोन दे रही है, तो गणित के हिसाब से तो ये एक समझदारी भरा कदम है ना? हाँ, किस्तों में पैसा जाएगा और वो पैसा आज के महंगाई के हिसाब से कल सस्ता होगा। तर्क तो बिल्कुल सही लगता है। तो फिर ईएमआई एक जाल कैसे बन गई? ये तो एक सुविधा हुई ना। जब हम इसे सिर्फ स्प्रेडशीट और गणित के नजरिए से देखते हैं तो ये तर्क बिल्कुल अचूक लगता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि इंसान सिर्फ एक्सेल शीट नहीं है, इंसान भावनाओं और मनोविज्ञान से चलता है। अच्छा। मार्केटिंग की दुनिया में ईएमआई कोई सुविधा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। मनोवैज्ञानिक हथियार? वो कैसे? इंसानी दिमाग इस तरह डिजाइंड है कि जब हम कोई महंगी चीज खरीदने के लिए अपनी जेब से नकद पैसा निकालते हैं तो थोड़ा दर्द तो होता है। हाँ, दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जो शारीरिक दर्द महसूस करता है। सच में? बिल्कुल। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। ओह, पैसे देने का दर्द। और ये दर्द हमें बेतहाशा खर्च करने से रोकता है। ये एक तरह का नेचुरल सुरक्षा तंत्र है। लेकिन ईएमआई या क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं? वे उस चीज को मिलने की खुशी को आज में रखते हैं और पैसे देने के दर्द को भविष्य के लिए टाल देते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जब कोई व्यक्ति 1 लाख का टीवी देखता है तो उसका दिमाग घबराता है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक साथ जाएंगे। लेकिन जब उसे कहा जाता है कि सिर्फ 3,000 रुपए महीना देना है तो वो दर्द अचानक गायब हो जाता है। मतलब ईएमआई हमारे दिमाग के उस नेचुरल अलार्म सिस्टम को बंद कर देती है जो हमें खतरे से आगाह करता है। एकदम सही। और डेव रमजी समझाते हैं कि जब लोग इस बाय नाउ पे लीटर के जाल में फंसते हैं तो वो असल में क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? वे अपने आज के एक छोटे से शौक को पूरा करने के लिए अपने भविष्य के कई महीनों या सालों को गिरवी रख रहे होते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। इसे एक ट्रेडमिल की तरह समझा जा सकता है। ट्रेडमिल? वो जिम वाली? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर चल रहा है। ईएमआई लेना ऐसा है जैसे अचानक से ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देना। अच्छा, तो स्पीड बढ़ गई। एक पल के लिए लगता है कि व्यक्ति तेज भाग रहा है, जीवन शैली ऊपर उठ गई है, नया टीवी आ गया, नया फोन आ गया। लेकिन असल में वो अपनी जगह पर ही है। बस अब उसे हर महीने उसी जगह टिके रहने के लिए पहले से दोगुनी तेजी से भागना पड़ रहा है। और अगर भागना रोका तो मुंह के बल गिरना तय है, किश्तें बाउंस हो जाएंगी। ये बहुत ही डरावना चित्र है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर उस इंसान के दिमाग में कोई शानदार बिजनेस आइडिया आए या उसे कोई नया करियर शुरू करना हो जहां शुरुआत में पैसे कम हो, तो वो व्यक्ति वो रिस्क ले ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि दिमाग में लगातार एक टाइमर चल रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को बैंक को पैसा देना है। ईएमआई ने उसकी सारी चॉइसेस को खत्म कर दिया है। यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। ईएमआई इंसान की रिस्क लेने की क्षमता को शून्य कर देती है और ये लोगों को उन नौकरियों में, उन जगहों पर हाँ कहने के लिए मजबूर करती है जहां वे असल में ना कहना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस भ्रम को तोड़कर ईएमआई को ना बोलना सीख जाता है, असली दौलत वहीं से बननी शुरू होती है। क्योंकि जब महीने के अंत में सारी कमाई सिर्फ इंसान की अपनी होती है, किसी बैंक की नहीं, तब वो उस पैसे को अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकता है। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और आजाद करने वाले पड़ाव पर ले आती है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति समाज के झूठे दिखावे को ना कह देता है, जब वो ईएमआई के ट्रेडमिल से उतर जाता है और अपनी लाइफ एनर्जी को बचाना शुरू कर देता है, तो अंततः इस सबका सबसे बड़ा फायदा क्या है? J.L. कॉलिंस अपनी किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ में इसका जो जवाब देते हैं वो इस पूरी चर्चा का सार है। कॉलिंस का क्या नजरिया है इस पर? उनका नजरिया बहुत बेबाक है। उनका कहना है कि बचत करने या पैसा जोड़ने का अंतिम लक्ष्य कोई बड़ा घर या महंगी कार खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? पैसा होने का सबसे बड़ा फायदा है जीवन में चुनाव करने की आजादी मिलना, चॉइसेस होना। हाँ, इसे वे एक बहुत ही कड़क नाम देते हैं, लेकिन हम इसे अपनी चर्चा में फ्रीडम फंड या आजादी का कोष कह सकते हैं। सामान्यतः जब हम फाइनेंस की बात सुनते हैं तो हर कोई इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह देता है। हाँ, वो तो बेसिक है कि अगर अचानक मेडिकल खर्चा आ जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो पैसा काम आए। लेकिन कोलिंस जिस फ्रीडम फंड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ विपत्ति के लिए नहीं है। तो वो किस लिए है? वह एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहना जाता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच? इसे थोड़ा उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास कोई बचत नहीं है और उस पर भारी ईएमआई का दबाव है। ठीक है। वह एक दफ्तर में काम करता है जहां का माहौल बहुत ही टॉक्सिक है, बॉस अपमानित करता है, काम का दबाव ऐसा है कि मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ चुका है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? वह रोज सुबह उठता है और चुपचाप वो सब सहने चला जाता है। सो जाएंगी। एकदम सही।
उसका पूरा जीवन एक डब्बे में बंद हो चुका है जहां उसे हर गलत चीज को मजबूरी में हाँ कहना पड़ रहा है। अब इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति की कल्पना करते हैं। हाँ, जो दिखावे पर खर्च नहीं करता, जिसका कोई कर्ज नहीं है और जिसके पास इतना फ्रीडम फंड है कि वो बिना कोई काम किए अगले 2 या 3 साल तक अपना खर्च आराम से चला सकता है। जब ये व्यक्ति उसी टॉक्सिक दफ्तर में जाता है और बॉस इसे परेशान करता है, तो इसका बर्ताव बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि अब वो इंसान बॉस की आंखों में देखकर कह सकता है, बस बहुत हुआ, मुझे ये माहौल मंजूर नहीं है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, उसे ये डर नहीं है कि कल का खाना कहाँ से आएगा। उसके पास गलत परिस्थितियों को ना कहने की ताकत है। और यही ताकत सबसे बड़ा रिटर्न है। सच में, जब किसी के पास ये फ्रीडम फंड होता है तो उसके चलने के तरीके में, उसके बात करने के तरीके में एक अलग आत्मविश्वास आ जाता है। उससे पता होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे किसी ऐसी जगह रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जहां वो रुकना नहीं चाहता। असली वेल्थ का मतलब तिजोरी का भरा होना नहीं है, बल्कि इंसान के पास विकल्प होना है। वो जो मानसिक शांति और सुकून है, वो दुनिया की किसी भी लग्जरी कार से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल 100% सच बात है ये। ये सच में एक बहुत गहरा नजरिया है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को समेटें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आती है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ये जीवन का आधार है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का तरीका ये तय करता है कि जीवन में आजादी होगी या गुलामी। एकदम सही। तो अगली बार जब भी बाजार में कोई नया और महंगा गैजेट दिखे या किसी ऐसी ट्रिप पर जाने का दबाव बने जो बजट को हिलाकर रख दे, तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी, मेरी जिंदगी के उन कीमती घंटों के लायक है? और अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं, तो बिना किसी झिझक के ना बोल देना चाहिए। वो ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक घोषणा है कि इंसान ने अपनी वित्तीय आजादी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। हर एक ना जो अनावश्यक खर्च को बोला जाता है, वो भविष्य के लिए आजादी, विकल्प और आत्मसम्मान के दरवाजे खोलता है। बहुत ही शानदार तरीके से समेटा है आपने इसे। शुक्रिया। और अब जब हम इस चर्चा को विराम देने की ओर है, तो एक और विचार दस्तक दे रहा है। अच्छा, ये विचार आज के इन किताबों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इसी दर्शन को जीवन के एक और हिस्से तक ले जाता है। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा, वो विचार क्या है? देखिए, हमने ये स्थापित किया कि पैसा असल में लाइफ एनर्जी है और ना कहना उसे बचाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या यही नियम लोगों की भावनाओं, उनके समय और मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू नहीं होता? मानसिक स्वास्थ्य पर? हाँ, जैसे लोग पैसों के मामले में ईएमआई लेकर क्रेडिट पर जीते हैं, क्या कई बार हम अपनी भावनाओं के मामले में भी क्रेडिट पर जी रहे हैं? वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। आपका मतलब है कि हम भावनात्मक तौर पर भी ऐसे खर्च कर रहे हैं जिन्हें हम असल में अफोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने के लिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा को ऐसी जगहों पर खर्च करते रहते हैं जहां साफ तौर पर ना कहना चाहिए। हाँ, क्या समाज में अच्छा या महान दिखने के चक्कर में लोग अंदर ही अंदर खुद को भावनात्मक रूप से दिवालिया तो नहीं कर रहे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है ना? जिस तरह बैंक बैलेंस सीमित होता है, उसी तरह हर इंसान की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी सीमित है। अगर इंसान हर जगह हाँ बांटता रहेगा तो अपने खुद के सुकून के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एकदम सही कहा आपने। तो अगली बार जब कोई ऐसी परिस्थिति सामने आए जहां शरीर और मन जवाब दे रहे हों, तो याद रखने वाली बात यह है कि एक स्पष्ट ना सिर्फ बैंक खाते को ही नहीं बचाता, वो इंसान के पूरे वजूद, उसकी मानसिक शांति और उसकी असली आजादी की रक्षा करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानना और जहां जरूरत हो वहां निडर होकर ना कहना ही सबसे बड़ा निवेश है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।